गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं अजय कुमार आप सभी को जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज की ओर से स्वागत करता हूं। मैं केमिस्ट्री क्लास में 12th क्लास का केमिस्ट्री में थर्ड चैप्टर पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत हमने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पढ़ाया था। और इलेक्ट्रोलाइसिस के अंतर्गत हमने फेराडे का पहला नियम और फेराडे का दूसरा नियम भी हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। और अगला जो टर्म है इसके अंदर ये उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटनी जो होता है इसमें क्या क्या इसका उपयोगिता होता है, ये आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें कई उपयोगिता होता है। विद्युत अपघटन के जरिए हम धातुओं का शोधन करते हैं। ठीक है, धातु का प्यूरिफिकेशन करते हैं। कई धातु ऐसे होते हैं जिसका शुद्धिकरण इस विधि द्वारा किया जाता है, अन्य विधि द्वारा नहीं हो सकता है। उसके बाद आता है विद्युत लेपन। एक धातु के ऊपर दूसरे धातु का लेपन किया जाता है, परत चढ़ाया जाता है। जैसे चांदी के ऊपर सोने का परत चढ़ जाता है। ठीक है, तांबे के ऊपर चांदी का परत चढ़ जाता है। कैसे चढ़ता है ये यहाँ पर आप लोग सीखेंगे। ये विद्युत अपघटन के द्वारा ही होता है। कई धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है इस विधि द्वारा। जैसे एल्युमिनियम का शुद्धिकरण इस विधि द्वारा किया जाता है। एल्युमिनियम का अगर हम पिघलाएंगे तो नॉर्मली अगर इसको मेल्टिंग करने जाएंगे तो बहुत हाई टेम्परेचर लगता है। उसमें क्राइलाइट मिलाकर और तब इसमें आप प्यूरिफिकेशन करते हैं तो एल्युमिनियम बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। यही सब चर्चा करेंगे और उसके बाद गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विद्युत अपघटन के मुख्य उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहला है 1 नंबर में धातुओं का निष्कर्षण। कुछ धातु ऐसे होते हैं जिसका निष्कर्षण हम क्या करते हैं, इसी विधि द्वारा किया जाता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन के द्वारा कुछ धातुओं का जो हाईली रिएक्टिव होता है, सोडियम धातु हो गया, मैग्नीशियम धातु, एल्युमिनियम जो हमने अभी चर्चा किया था, ये सब जो होता है इनका शुद्धिकरण एक्सट्रैक्शन प्राप्ति है ना, कैसे किया जाता है, विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटन जैसे हम बोलेंगे तो आपके दिमाग में एक चित्र आना चाहिए जिसमें एक टैंक होता है जिसका नाम होता है विद्युत अपघटनी टैंक। यानी इसी में ये प्रोसेस कराएंगे और इसमें 2 रॉड डुबाया जाता है, जिस रॉड का नाम होता है इलेक्ट्रोड, है ना, इलेक्ट्रोड। एक एनोड बनेगा और एक क्या बनेगा, कैथोड। यहाँ पे हम बैटरी जोड़ेंगे तो बैटरी का सिंबल बताए थे, एक 2 पैरेलल लाइन होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। जो बड़ा होता है वो प्लस वाला भाग होता है और जो छोटा होता है माइनस। तो प्लस वाले से जो जुड़ा रहता है उसका नाम एनोड होता है, या पहले से जानते थे। ठीक है ना। और ये जो माइनस वाला है इसका नाम क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, है ना, पिघले हुए अवस्था में या जलीय विलयन। हमने ये सीखा था कि ठोस अवस्था में कोई भी पदार्थ आयन में नहीं टूटता है। जैसे NaCl की अगर बात करें, NaCl नमक, खाने वाला नमक, ठोस अवस्था में विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, जल में डुबा देंगे या इसे पिघला कर यहाँ रखेंगे। ठीक है ना। तो इसी तरीके से NaCl को यहाँ रख दिया जाएगा। समझ लीजिए NaCl है, ठीक है ना, नमक है। अब इसमें से हमें क्या प्राप्त करना है, शुद्ध धातु प्राप्त करना है। धातुओं का और भी NaCl के अलावा NaOH हो सकता है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है। यहाँ पर रखने वाली चीजें क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। इससे हमें मैग्नीशियम प्राप्त करना है। उसके बाद आता है एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम का बॉक्साइड होता है, Al2O3 होता है और जलीय होता है। ये होता है एल्यूमिना, होता है इसका नाम एल्यूमिना। इसी से हमें क्या प्राप्त होगा, एल्युमिनियम प्राप्त होगा। थोड़ा देर के लिए हम इसके लिए बात करते हैं, एल्युमिनियम की बात करते हैं। ठीक है ना। तो पहले के जमाने में एल्युमिनियम जो होता था वो सोना और चांदी से महंगा बिकता था। ठीक है, सोना और चांदी सस्ता बिकता था, जबकि एल्युमिनियम क्या हुआ था, महंगा बिकता था। कारण क्या है, क्योंकि इसमें से एल्युमिनियम जो निकालना है इसको यहाँ पर रखेंगे तो पिघलाना पड़ेगा। इसे हमने बताया, चर्चा किया, या तो यहाँ जलीय विलयन हो, जल में घुला हुआ हो, तो ये जो एल्युमिना होता है ये जल में नहीं घुलता है, तो इसे पिघलाना पड़ेगा। तो पिघलाने के लिए हमें गर्म करना पड़ेगा। इतना ज्यादा गर्म करना पड़ता है, इतना एनर्जी लगता है, इतना खर्च होता है इसको पिघलाने के लिए कि ये महंगा होता है ना, खर्च ज्यादा लग जाता है। इतना खर्च लगता है कि ये गोल्ड और सिल्वर से भी क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। कौन, एल्युमिनियम। पहले के राजा महाराजा जो अपना गेस्ट होते थे उसको एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खिलाते थे, और जो नौकर चाकर होते थे उसे सोना चांदी के बर्तनों में खिलाते थे।
क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम बहुत महंगा था और सोना और चांदी क्या था? सस्ता था। ठीक है ना? तो बाद में साइंस डेवलप किया और ये बताया कि अगर इसको यहाँ रखना है, पिघले हुए अवस्था में इसको रखना है, तो उस स्थिति में आसानी से पिघलाना हो कम खर्च में, तो इसके साथ क्रायोलाइट मिला दीजिए। क्या मिलाइए? क्रायोलाइट। एक है क्रायोलाइट, आप पढ़ेंगे 6 नंबर चैप्टर में, हम आपको पढ़ाएंगे धातुओं का निष्कर्षण, वहां पे और डिटेल में इसकी चर्चा किया जाएगा। तो जैसे इसमें क्रायोलाइट मिलाकर और तब गर्म करते हैं तो बहुत आसानी से जल्दी पिघल जाता है, और उस स्थिति में एल्युमिनियम आकर इस पे प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा। ये ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, एल्युमिनियम पर क्या आएगा? प्लस आएगा। एल्युमिनियम पर क्या आएगा? प्लस आएगा। अब क्या होगा? प्लस वाला जाएगा कैथोड पर, जाकर जमा होने लगेगा, प्योर एल्युमिनियम क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। एल्युमिनियम शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? पहले इसको प्राप्त करने में ज्यादा खर्च लगता था, तो ज्यादा महंगा बिकता था। ठीक है? अब क्या हो गया? बहुत आसानी से एल्युमिनियम निष्कर्षण हो जाता है, प्राप्ति होता है। तो आप हर घर में देखते हैं, अब पहले लकड़ी का चौकट लगा रहता था, अब क्या चीज का है? एल्युमिनियम का फ्रेमिंग कर दिया जाता है। दरवाजे में, खिड़की में आप देखे होंगे, बहुत जगह यूज हो रहा है इसका। क्यों? क्योंकि ये बहुत सस्ता हो गया। अब चांदी सोना महंगा हो गया। दूसरी बात, ऑक्सीजन है ना, और सिलिकॉन के बाद अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम थर्ड वो तत्व धातु है जो धरती पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है ना? धातुओं में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है, आप समझिए ऐसे। ठीक है ना? ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, थर्ड नंबर पे आता है एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम एक धातु है। तो जो हमारा पृथ्वी का जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है, जो परत है, जमीन है, यहाँ सबसे ज्यादा धातु में कौन धातु पाया जाता है? एल्युमिनियम। और उसको निष्कर्षण भी क्या हो गया? आसान हो गया। तो इतना ज्यादा मात्रा में निकलता है और शुद्धिकरण करना भी आसान हो गया, तो ये अब क्या हो गया? सस्ता। सोना चांदी बहुत कम मात्रा में मिलता है, महंगा है, आज के डेट में भी महंगा है, पहले निष्कर्षण के कारण महंगा हुआ था। तो हम कह सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम और क्या, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण करने के लिए, प्राप्ति करने के लिए शुद्ध रूप में हम किसका प्रयोग किए? विद्युत अपघटन का प्रयोग किया हमने। ठीक है ना? आगे देखते हैं अगला प्रयोग। ठीक है? धातुओं का विद्युत शोधन। विद्युत शोधन में भी यही प्रयोग होता है। शोधन का मतलब होता है अशुद्ध चीज है उसे शुद्ध करना है ना? शुद्ध करना जानते हैं, जैसे हम लोग कई बार अशुद्ध हो जाते हैं तो गंगा जी में जाकर नहा लेते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, पूजा पाठ करवा लेते हैं, कराते हैं ना, घर में आप देखे होंगे, ऐसे ही होता है। अशुद्ध हो गए, कुछ गलत हो गया तो क्या करते हैं? शुद्धिकरण कर ले। अभी कुछ दिन पहले कुंभ में जाके नहा लिए थे, बहुत सारे लोग जाके नहा लिए, गए थे, शुद्ध होकर आ गए। ऐसे ही धातु जो होते हैं अशुद्ध होते हैं, उनको शुद्ध करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस का अपनाएंगे? तो इसमें कुछ धातुओं का होता है विद्युत अपघटन के द्वारा हम करते हैं। हर बार विद्युत अपघटन में वही प्रोसेस होता है, एक टैंक होता है जिसका नाम होता है विद्युत अपघटनी टैंक, है ना? इसमें 2 रॉड डुबाया जाता है। 2 रॉड में एक रॉड एनोड होता है और एक होता है कैथोड। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ एक बैटरी जोड़ा जाता है। हर बार तो ये बना रहे हैं, 10-15 बार से ज्यादा बना चुके हैं आप लोग, तो याद भी हो गया कैसे बनाना है। विद्युत अपघटन में यही डायग्राम बार बार आता है। ये प्लस होता है और ये क्या होता है? माइनस होता है। अब जिस धातु का शुद्धिकरण करना है, यानी अशुद्ध धातु है, मान लीजिए कि हम लेते हैं सोडियम का ही ले लेते हैं। सोडियम है, इसका अशुद्ध रूप में है, ये इसके साथ और भी कुछ मिला हुआ है, इसी का यहाँ पर एनोड बना देंगे। तो एनोड क्या बनाएंगे? अशुद्ध धातु का बनाएंगे। जिस धातु का शुद्धिकरण करना है, जैसे कॉपर का, ज्यादातर कॉपर है, अशुद्ध रूप में है, तो ये कॉपर का यहाँ पर रॉड बना देंगे। ये अशुद्ध रूप में है, याद रखिएगा कैसा है? अशुद्ध है। और इससे हमें क्या प्राप्त करना है? तो ये शुद्ध रूप में कॉपर प्राप्त करना है, तांबा। तो जो शुद्ध रूप में प्राप्त करना है उसी का यहाँ पर क्या बनाएंगे? कैथोड। यानी जो इलेक्ट्रोड डुबाते हैं ना, उसमें से एक इलेक्ट्रोड वह होगा जिसमें से आपको शुद्ध धातु प्राप्त करना है, और एक इलेक्ट्रोड वह होगा जो शुद्ध रूप में होगा। तो ये कॉपर का शुद्ध रूप में कॉपर है, ये कैसा है? शुद्ध रूप से है। ठीक है ना? और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी जलीय विलयन इसमें डुबा दिया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? समझ गए? एक रॉड जो अशुद्ध रूप में धातु था, उसी का ये रॉड बनाकर तार जोड़कर बैटरी जोड़ दिया गया, और जो धातु था उसी का शुद्ध रूप में यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड डाल दिया गया। अब होता क्या है, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगा ना, तो ये टूटना शुरू हो जाता है। ये क्या होता है? टूटता है। ठीक है ना? एनोड में जो धातु है वो टूटेगा, अशुद्धियां भी टूटेगा, वो भी टूटेगा। तो यहाँ बनेगा कॉपर प्लस के रूप में। किस रूप में?
प्लस के रूप में, और आप जानते हैं ये माइनस से जुड़ा है कैथोड, तो ये माइनस की तरफ अग्रसर होगा, माइनस की तरफ क्या होगा, जाएगा, और ये इसके ऊपर जाकर जमा होना शुरू हो जाएगा। शुद्ध रूप में यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉपर प्राप्त हो जाएगा। तो यहां बेसिकली दो बातें याद रखिएगा कि जिस धातु का शुद्धिकरण करना है, अशुद्ध रूप में है, उसको बनाएंगे हम एनोड, और उसी धातु का शुद्ध रूप वाला लेकर बनाएंगे कैथोड। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो ये टूट टूट कर शुद्ध धातु जो है जाकर कहां जमा होगा, कैथोड पर, मुक्त होता है, कहां पर जमा होता है, निक्षेपण होता है, आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो तांबा का ज्यादातर इस विधि द्वारा किया जाता है, चांदी का किया जाता है। अच्छा, सोना चांदी जो होता है ना, ज्यादातर सोना शुद्ध रूप में पाया जाता है। जमीन के अंदर क्या होता है, अशुद्धिया के साथ नहीं मिला रहता है, सबसे कम रिएक्टिव होता है सोना। क्या होता है, सबसे कम रिएक्टिव धातु होता है ना, उसमें जंग नहीं लगता है। आप कितना भी दिन रख दीजिए, जंग नहीं लगेगा। मतलब अगर जंग लग जाता है, जैसे लोहा में लगता है, तो पेंट करना पड़ता या कुछ और विधि करना पड़ता। लेकिन सोना चांदी जो होता है नॉन रिएक्टिव, आप कह सकते हैं, इसमें कोई और चीज से रिएक्शन करता ही नहीं है। हालांकि अशुद्धिया के रूप में रहता है, इसमें कुछ बहुत कम अशुद्धिया होता है। तो तांबा, चांदी और सोना का इस विधि द्वारा हम क्या करते हैं, तो शोधन किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है। अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीका से। तो कैसे करते हैं, तो अशुद्ध धातु को हम क्या करते हैं, शुद्ध धातु में प्राप्त करते हैं। इसके लिए आप याद रखिएगा, अशुद्ध धातु का क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं, और शुद्ध धातु का क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। याद रखिएगा, यही आपसे, अशुद्ध धातु का एनोड, और इसी में से धातु शुद्ध निकलेगा और जाके जमा हो जाएगा किस पे, कैथोड पे जमा हो जाएगा। दो चीजें हमने बता दिया। इसके पहले हमने एक बताया, धातुओं का निष्कर्षण बताया कि धातु जो होता है कैसे निष्कर्ष किया जाता है, खास करके एल्युमिनियम के बारे में चर्चा किया। उसके बाद बताया शुद्धिकरण करने का और भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, विधि होता है, जो 6 नंबर चैप्टर आप 12th का 6 नंबर में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में। पूरा का पूरा वो चैप्टर है शुद्धिकरण का। अगला है विद्युत लेपन, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं इसको, ठीक है ना। एक धातु के ऊपर दूसरे धातु का परत चढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। ये आजकल बहुत ही प्रचलन में है ना। गोल्ड का आप देखे होंगे, ज्वेलरी बनाया जाता है, बहुत महंगा होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बड़ी होशियार है, वो क्या करते हैं कि चांदी का होता है, कोई हार वगैरह होता है, और उस पर क्या करते हैं, सोना का लेप चढ़ा देते हैं, लेके चल जाते हैं बारात में, शादी में, है ना। लड़की वाला का पता ही नहीं चलता है, खुश रहता है अंदर अंदर, बाप रे बाप, इतना थान सोना आया है, और उसके अंदर है क्या, चांदी है, सस्ता वाला, और ऊपर से लेप चढ़ा दिया जाता है, किसका, सोना का, ठीक है। अब आप लोग होशियार हो गए, समझ गए कि ये भी होता है। देखने में सोना रहता है और अंदर क्या होता है, चांदी होता है। या तांबा के ऊपर चांदी चढ़ा दिया जाता है, तांबा मतलब जानते होंगे, उसके ऊपर क्या चीज का, चांदी का लेप चढ़ा दिया जाता है, बहुत पतला सा, थीन सा। ऐसा नहीं कैसे ऐसे खुरे देंगे तो निकल जाएगा, वो इलेक्ट्रिक के द्वारा, विद्युत धारा के तहत हम क्या करते हैं, उसके ऊपर लेप चढ़ाते हैं। तो आसानी से इसे कुरेद कर ऐसे नहीं निकाल सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो आजकल बहुत सारा मार्केट में आप देखे होंगे कि प्लेटिनम का बना होता है ना, नेकलेस वगैरह देखे होंगे आप, बहुत सारा इस तरह का आजकल ज्वेलरी में उस तरह से बिक रहा है। वो सब ओरिजिनल नहीं है, आप याद रखिए। उसके ऊपर लेप चढ़ाया जाता है, और वही सीखने जा रहे हैं, लेप कैसे चढ़ता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, विद्युत अपघटन में एक ही डायग्राम बार बार आ रहा है, ये वाला डायग्राम हो गया, ठीक है ना। इसमें एक इलेक्ट्रोड इधर रहता है, एक इलेक्ट्रोड इधर रहता है, बार बार तो वही डायग्राम बना रहे हैं। एक बैटरी रहता है, ज्यादा बैटरी लेंगे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ज्यादा जमा होगा, ये अपने ऊपर है। यहाँ पर समझने के लिए, एक इसको बोलते हैं क्या, एनोड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, कैथोड बोलते हैं। अब जिसके ऊपर लेप चढ़ाना है ना, उसको हम कैथोड बनाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये आपका ये वाला, इसके ऊपर हमें गोल्ड का क्या बनाना है, तो गोल्ड का लेप चढ़ाना है, इसके ऊपर एक परत चढ़ाना है। तो ये जो भी होगा, जैसे चांदी है, ये मान लीजिए क्या है, ये चांदी है, तो चांदी के ऊपर हमें क्या चढ़ाना है, तो यहाँ पर लेप चढ़ाना है सोना का। दिखने में क्या लगेगा, गोल्ड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, कैथोड बना देंगे, किसका, चांदी का। और यहाँ गोल्ड का कोई भी लिक्विड लेकर आएंगे, गोल्ड का मतलब सोने का, आप क्या लाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट लाएंगे, या आप इसका ये वाला जो एनोड है वही गोल्ड का बना लीजिएगा, ठीक है ना। यहां से टूटेगा, इस पे जाके जमा होगा। या अगर बात करें
तो गोल्ड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस होता है। किसके ऊपर जाएगा, ये माइनस के ऊपर जाएगा। ये धीरे धीरे जाकर इस पर क्या होगा, जमा होने लगेगा और एक परत बन जाएगा इसके अंदर। इस तरीका से आप कह सकते हैं, जैसे आजकल चम्मच वगैरह आप देखे होंगे, ग्लास वगैरह देखे होंगे, कहते हैं लोग स्टील का है, होता नहीं है, वो लोहा का होता है, ऊपर से क्या चढ़ा दिया जाता है, स्टील का या निकेल का परत चढ़ा दिया जाता है। साइकिल चलाते हैं, उसका जो हैंडल देखे होंगे बड़ी चमकते रहता है, हाँ एकदम थोड़ा सा कपड़ा भिगा के मारिएगा तो एकदम चमकते रहेगा। तो क्या होता है, वो अंदर लोहा होता है, ऊपर में क्या करते हैं, निकेल का परत चढ़ा दिया जाता है ऐसी इसी विधि द्वारा। अब वो हैंडल को यहाँ रख दिया जाएगा, हैंडल को यहाँ क्या कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा, ठीक है। हैंडल यहाँ पर आप क्या करेंगे, जिस पर लेप चढ़ाना है, तो मान लीजिए कि हमें वो साइकिल का क्या है, हैंडल है, तो वही चीज यहाँ रख दिया इस तरह से, ठीक है। ये साइकिल का क्या हो गया, हैंडल हो गया, यहीं पर रख देंगे। और यहाँ पर क्या रख देंगे, निकेल का, निकेल 2+। ये जाकर धीरे धीरे क्या होगा, जमा होगा इस पर और उजला रंग का, सफेद रंग का एक परत चढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है, एक धातु के ऊपर दूसरे धातु का एक लेप चढ़ जाता है, विद्युत धारा की सहायता से परत चढ़ जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन के नाम से जाना जाता है। यह था आपका इलेक्ट्रोलाइसिस के अंतर्गत आप कह सकते हैं कह सकते हैं। और एक और है, कुछ यौगिक का निर्माण होता है। कुछ यौगिक का निर्माण कैसे होता है, देखिए आप ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए, जो पहले बताया गया है उसकी थोड़ी सी जानकारी का यूज करके हम बताने वाले हैं। ये है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके अंतर्गत एक बैटरी जोड़ा जाता है, ये हो गया बैटरी। अब मान लीजिए यहां पर हम रख दिए हैं जलीय NaCl रख दिए हैं। जलीय NaCl टूटता है, कई बार आपको बताए हैं, जल जब टूटेगा तो H+ और क्या बनेगा, OH- बनेगा। और NaCl टूटेगा तो क्या बनेगा, Na+ और क्या बनेगा, Cl- बनेगा। क्लियर है। अब आपको पता है इसका नाम एनोड है और इसका नाम क्या है, कैथोड है, ठीक है। जब आप पढ़े होंगे, याद होगा, पिछला क्लास, शुरू का क्लास याद होगा, इस चैप्टर का पहला क्लास पीछे जाकर देखिएगा, पार्ट 1 लिखा होगा, उसमें जाकर देखिएगा तो वहां इस तरह से सिखाया गया है कि एनोड लिखकर और लिखिएगा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऐसा लिखकर, और एनोड पर प्लस वाला लेकर जाइएगा, माइनस वाला लेकर जाइएगा। दो है, इसमें कौन जाएगा, तो इसका एक दोहा बताए थे, आई बाहर कल ओ नई सूट पहनकर, है ना। तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, कौन जाएगा, क्लोरीन जाएगा। तो ये हो गया Cl बनेगा, ठीक है ना। यहां 2 इलेक्ट्रॉन आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यहां 2 लिखेंगे और यहां 2 लिखेंगे, ठीक है। यहां 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, यहां पर 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो एनोड पर क्या बन गया, क्लोरीन बन गया। हम क्या बताए थे कि इसके तहत कुछ क्या होता है, यौगिक का उत्पादन होता है। कुछ यौगिक आप बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, वही चीज सिखा रहे हैं। सबसे पहले क्या बना दिए, क्लोरीन गैस हम बनाकर यहां पर रेडी कर दिए। अब आता है कैथोड पर, ठीक है ना, क्या, कैथोड। तो कैथोड के लिए क्या हुआ था, तो कैथोड पर रिडक्शन होता है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, ऐसा सिखाए थे आपको। अब 2+ है, इसमें से कोई एक जाएगा तो रेस लगाएंगे, हम बताए थे। उस रेस में सबसे पहले आता है सोना, चांदी, कॉपर, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहां पर है तो हाइड्रोजन चला जाएगा, H+ बनेगा H, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़िएगा, 2 लिखिएगा, 2। ये सब कैसे लिखा जाता है, ये चर्चा कर चुके हैं, पार्ट 1 में बताए हैं, पार्ट 2 इस वीडियो का, इस चैप्टर का ये तीसरा पार्ट है। तो इसके पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, उसमें जाकर ध्यान से देखिएगा तो बहुत अच्छे से बताया गया कि ये कैसे बनता है। तो देखिए अब हम क्या बना लिए, तो हाइड्रोजन गैस बना लिए। देखिए इस विधि द्वारा यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के तहत हम अलग अलग यौगिक बना रहे हैं। तो हमने क्लोरीन बना लिया, कौन सा गैस बना लिया, क्लोरीन बना लिया, कौन सा गैस बना लिया, हाइड्रोजन गैस बना लिया। और एक चीज बनेगा, देखिए क्लोरीन हट गया, हाइड्रोजन हट गया, तो क्या बचेगा, सोडियम और OH, ये आपस में दोस्ती करेंगे तो ये बनेंगे क्या, NaOH। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम जलीय NaCl का अगर नमक का पानी में डालकर
विद्युत अपघटन यानी विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो आपको क्लोरीन गैस मिल सकता है, आपको हाइड्रोजन गैस मिल सकता है और आपको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिल सकता है। यही चीज यहाँ एक्सप्लेन किया गया है एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर। केवल इसी के लिए नहीं है, अब आप यहाँ जो चाहे वो लीजिएगा तो 3 प्रोडक्ट आपको मिलेगा, अलग अलग 3 प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम विद्युत अपघटन के जरिए हम अलग अलग कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं? 3 प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। अब आता है, ये तो था आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल, एक ऐसा युक्तिक जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसका नाम है गैल्वेनिक सेल। क्या है? गैल्वेनिक सेल। थोड़ा सा चर्चा हम कर रखे थे, लेकिन ये 5 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। पूरा वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए, कहेगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में कि गैल्वेनिक सेल का सचित्र वर्णन करें, कार्य विधि को वर्णन करें। यहाँ से 2 नंबर का सवाल अलग अलग टाइप का आता है। सॉल्ट लवण सेतु किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे हम लोग इस चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर कि कैसे बैटरी जो होता है कैसे वर्क करता है, किस तरह से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ये समझेंगे, ठीक है ना। इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना, एक का नाम एनोड होगा और एक का नाम कैथोड होगा, ठीक है ना। शुरू करें अगर तो इसमें 2 खंड होते हैं। गैल्वेनिक सेल में कितने खंड होते हैं? 2 सेल होते हैं। इसको वोल्टेनिक सेल भी कह सकते हैं, डेनियल सेल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जब इसकी वोल्टेज 1.1 वोल्ट हो तो इसे डेनियल सेल भी कह सकते हैं। एक ही नाम है, कभी कभी आपको क्या दिया रहेगा? गैल्वेनिक सेल दिया रहेगा, कभी कभी आपको डेनियल सेल, कभी कभी आपको वोल्टेनिक सेल। ये तीनों एक ही है, कोई भी एक अच्छे से पढ़ लीजिए, तीनों में एक ही बात होता है, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल में कितने खंड होते हैं? 2 खंड होते हैं। एक को बोलते हैं बायां खंड और एक को कहते हैं दायां खंड, ठीक है। याद रखिएगा, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। 2 बीकर, एक का नाम बायां, एक का नाम दायां। जो बायां वाला होता है इसके अंदर एक घोल भरा रहता है जिसका नाम होता है ZnSO4। क्या होता है? ZnSO4। इसमें आपसे पूछे जाएगा कि बायां खंड में कौन सा घोल भरा रहता है, तो जिंक सल्फेट का घोल भरा रहता है, और दाएं साइड में कॉपर सल्फेट का, ठीक है ना। यहां तक याद हो गया। बायां खंड में कौन सा घोल भरा रहेगा? ZnSO4 का। दाएं खंड में कॉपर सल्फेट का घोल भरा रहता है, और इसके अंदर जो ये ZnSO4 जहां घुला है वहां पर एक रॉड डुबाएंगे जो किसका बना होगा? जिंक का। और जो CuSO4 है वहां जो रॉड डुबाएंगे वो किसका बना होगा? कॉपर का, ठीक है। आगे चलकर ये बदल जाएगा, यहां पर PbSO4 आ जाएगा, ठीक है, AgNO3 आ जाएगा, कुछ भी आए, ध्यान दीजिए, जो धातु रहेगा उसी का ये इलेक्ट्रोड बनेगा। मतलब अगर हम यहाँ पर AgNO3 रखते हैं तो आप बता सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड होगा वो किसका बना होगा? तो Ag है, सिल्वर है तो सिल्वर का बना होगा, गोल्ड है तो गोल्ड का, समझ गए। जो धातु आपको यहाँ दिखेगा बिलियन में उसी का आप क्या रखेंगे, उसी का आप इलेक्ट्रोड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जिंक दिख रहा था तो जिंक का इलेक्ट्रोड, यहाँ कॉपर दिख रहा था तो कॉपर का इलेक्ट्रोड। ये एक उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है, हमेशा ऐसा ही नहीं होगा, बिलियन बदल जाएगा, आगे चलकर अलग अलग बिलियन आएगा इसके अंदर। तो जैसे जैसे बिलियन होगा वैसे वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। अभी तक आपने बायां भाग दायां भाग सीखा, बाएं भाग में एक बिलियन, दाएं भाग में ये बिलियन। इलेक्ट्रोड जो डूबा हुआ है उसके नाम के बारे में जाना, कैसे पहचानेंगे, और इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए एक लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है, एक यू प्रकार का। ये देखिए यू है, यू कैसे लिखाता है? अंग्रेजी का यू कैसे लिखाता है? ऐसे उलट दीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, तो इसको लवण सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण सेतु कहते हैं। चर्चा किए थे आपको पिछले क्लास में कि नदी के किनारे 2 किनारे होते हैं, उनको मिलाने के लिए सेतु का, ब्रिज का प्रयोग होता है, पुल का प्रयोग होता है, तो उसी नाम पर यहाँ लवण सेतु आप समझ लीजिएगा। ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गया, ये बनावट हो गया। अब क्या होगा? अब यहाँ से एक वायर लेकर जाएंगे, यहाँ से एक वायर लेकर जाएंगे, पंखे में जोड़ देंगे, पंखा जलने लगेगा, बल्ब जलने लगेगा, है ना, डीसी जो होगा वो सब जलेगा, ठीक है। अब आते हैं ये कार्य कैसे करता है। देखिए पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, एक एक चीज बताते हैं इसके बारे में, सिंपल भाषा में लिखा है, एक बार आप पढ़िए, आपको जो भी हमने बताया वही है।
ठीक है। गैल्वेनिक सेल, इसमें दो विकर होते हैं जिन्हें बायां और दायां भाग कहते हैं। तो दो खंड था, एक जो लेफ्ट साइड था उसको बायां और दायां खंड कहते हैं। बाएं भाग में कौन सा घोल घुला रहता है? ZnSO4 का घोल होता है। जबकि दाएं और उसी में एक जिंक इलेक्ट्रोड भी डूबा रहता है। उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोड है? जिंक है। दाएं भाग में कौन सा है? तो CuSO4, और उसमें कौन सा इलेक्ट्रोड है? कॉपर का इलेक्ट्रोड इसके अंदर क्या होता है? डूबा हुआ रहता है। ठीक है ना। बाएं और दाएं भाग को आपस में जोड़ने के लिए एक यू प्रकार के नली से जोड़ा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लवण सेतु कहते हैं। अब ये आपको 2 नंबर में कई बार पूछा हुआ, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, लवण सेतु किसे कहते हैं? तो गैल्वेनिक सेल में दाएं और बाएं भाग को आपस में जोड़ने के लिए जिस नली का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं क्या? लवण सेतु कहते हैं। ठीक है ना। जिंक जब हम क्या करते हैं, Zn इलेक्ट्रोड को कॉपर इलेक्ट्रोड से एक वायर से गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है। गैल्वेनोमीटर के साथ यहाँ पर वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ये आपको दिख रहा होगा, ये गैल्वेनोमीटर है। क्या नाम है इसका? गैल्वेनोमीटर। मान लीजिए किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? कोई वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? है ना, छू के करेंगे तो करंट मार देगा, है ना, टेस्टर से करेंगे तो डीसी का पता ही नहीं चलेगा। तो उसके लिए पता करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है अगर इस वायर में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो ये जो सुई है ये हिलडुल विक्षेपण शो करेगा, हिलेगा इसे, और अगर विद्युत धारा नहीं है तो वो स्थिर रहेगा। ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि जिंक को और कॉपर इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ा गया है और बीच में क्या लगा दिया गया है? गैल्वेनोमीटर। यही बात यहां तक लिखा हुआ है। जैसे आप ऐसे जोड़कर और देखते हैं तो कुछ परिवर्तन होते हुए नजर आता है। क्या परिवर्तन होता है? वो नंबर वाइज लिखा हुआ है। ठीक है ना। 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना। क्या क्या होता है ये देखते हैं। ये जो बायां भाग है, बाएं भाग में इसको तोड़िएगा तो ये बनेगा Zn2+ और SO4। इसको तोड़िएगा तो ये क्या बनेगा? Cu2+। तो जो बायां भाग है इसमें आप दिन पर दिन देखते हैं कि Zn2+ की संख्या बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। और इसके अंदर ये जो कॉपर 2+ है इसकी संख्या घटती है। ये पहला चीज आप नोटिस करते हैं कि सांद्रता यहां बढ़ रहा है, यहां घट रहा है। मतलब यहां Zn2+ की संख्या समय के साथ बढ़ रहा है और यहां समय के साथ क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है। तो यही बात ये पहला नंबर में लिखा है। बाएं बीकर में Zn2+ की सांद्रता समय के साथ क्या हुआ है? बढ़ रहा है, जबकि कॉपर 2+ की संख्या जो सांद्रता या संख्या है वो घट रही है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट ये देखा गया है कि जो जिंक इलेक्ट्रोड इतना मोटा दिख रहा है ये समय के साथ पतला होते जा रहा है, धीरे धीरे पतला हो रहा है। और ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? मोटा हो रहा है। ठीक है, समय के साथ। तो जिंक इलेक्ट्रोड धीरे धीरे क्या हो रहा है? पतला हो रहा है। और कॉपर इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है? मोटा हो रहा है। ये सारी कहानी कब हो रही? जब आप इस तरह से सेटअप करके एक गैल्वेनोमीटर के जरिए वायर से जोड़ते हैं तब आप परिवर्तन देखते हैं। क्या क्या परिवर्तन देखते हैं? तो आप कहिएगा इसमें हम परिवर्तन देखते हैं कि धीरे धीरे जो Zn इलेक्ट्रोड है वो क्या हो रहा है? तो ये पतला हो रहा है और कॉपर इलेक्ट्रोड धीरे धीरे क्या हो रहा है? मोटा हो रहा है। दूसरा बात, पहला बात जो था वो ये था कि इसके अंदर जिंक की संख्या ये हो जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज कर रहा है, और इसमें कॉपर की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है। ये धीरे धीरे पतला हो रहा था और ये धीरे धीरे क्या हो रहा था? मोटा हो रहा था। और तीसरी बात जो है वो गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या करता है? विक्षेपण दर्शाता है। गैल्वेनोमीटर विक्षेपण दर्शाता है का क्या मतलब? मतलब ये जो नीडल है ये अपने आप ऐसे हिलडुल करता है। ये तभी करेगा जब इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो। इस वायर से ऐसे विद्युत धारा आएगा और इधर जाएगा तो ये जो सुई है वो इस तरह से हिलडुल करेगा। ठीक है। ये 3 बातें आप परिवर्तन के रूप में देखते हैं। ठीक है ना। ये क्या होता है ये आपको नजर आता है। अब निष्कर्ष, चूंकि हम लोग अब इसी बात को देखकर हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसकी हम अब चर्चा करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। तो इसमें तीन बातें हैं जो कि आपको समझ में आएगा। जिंक इलेक्ट्रोड धीरे धीरे जो पतला हो रहा था
वो बदल रहा था Zn2+ के रूप में, यानी इनका ऑक्सीकरण हो रहा था। और कॉपर जो होता है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो जिंक है, ये जो जिंक का बना हुआ था, ये जिंक टूट रहा है किस में, 2+ में, ये टूट रहा है, 2+ बन रहा है, 2+ की संख्या बढ़ रही है। और जो कॉपर है ये जाकर यहाँ जमा हो रहा है और ये मोटा हो रहा है। ये पहली बात हो गई, ठीक है ना, वही बात लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा, जिंक का ऑक्सीकरण के कारण निकलने वाली इलेक्ट्रॉन बाहरी परिपथ में क्या होता है, जो बाहरी परिपथ है उसके जरिए वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है। यहाँ पे आप समझिए, यहाँ जो ये जिंक है ये जब टूटेगा Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा, कहाँ पहुंचेगा, कॉपर के पास। और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसके विपरीत दिशा से क्या बहता है, करंट बहता है। क्या बहता है, करंट। किसी भी वायर में जब इलेक्ट्रॉन गति करता है, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करता है उसके विपरीत दिशा में क्या गति करता है, करंट। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वो इस रास्ते से जाकर ऐसे होते हुए कॉपर के पास जाता है, और ये जो कॉपर 2+ था उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और वो जाकर यहाँ पर न्यूट्रल हो जाता है, किस रूप में, कॉपर के रूप में जमा हो जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकला, बाहरी परिपथ से ऐसे गया और इधर से ऐसे करंट क्या हुआ, गया। इसीलिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर विक्षेपण शो कर रहा था, क्योंकि वहां एक करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है ना। यही सब बातें आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। कॉपर इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये इधर की तरफ जा रहा है, हो ना हो यहाँ प्लस होगा और यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। तो याद रखिएगा, ये जो एनोड है वो नेगेटिव होता है और कैथोड जो होता है पॉजिटिव होता है। और डिस्कस किया जाएगा इसके बारे में, और अच्छे से इसको और अगले क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा गैल्वेनिक सेल के बारे में। ये पूरा पढ़ना है गैल्वेनिक सेल के बारे में, इसका यूपीएससी रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये कैसे आप इतना बड़ा डायग्राम को एक छोटे लाइन में कैसे दर्शाएंगे, वो कल हम लोग सीखने वाले हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। आप फिर से नोट्स बनाते चलिए। एप्लीकेशन जो बताए थे उसको भी आप नोट कीजिए, 2-2 नंबर में पूछा जाता है, एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट वगैरह जरूर कीजिए, या कोई सवाल हो तो भी आप कमेंट के रूप में लिख सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप हमारा वीडियो आते रहता है, या यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।